वन वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। आज का जो लेक्चर नंबर 1 है दैट इज बेस्ड ऑन कि कैसे आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, किस तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया। नाउ वी नो दैट कि हमारा पूरा देश का जो बेसिक ग्रैंड नॉर्म है दैट इज आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे देश का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके फीचर्स के बारे में जाने आगे के सेशंस में जानेंगे, आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक एक टॉपिक को कवर कराऊंगी। ये सीरीज आपकी 7 बजे से 8 बजे तक जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगी और आप नोट्स भी इसके डाउनलोड कर सकते हैं। So let's start with a new series. The only promise I am seeking is that you will be consistent in the series and you will always attend the class so that you do not miss any of the lecture or any of the notes, right? So let's start with the series, and before I start with the class I would like to inform you that आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो है कवर करेंगे पूरा आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसको आप इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ था, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वेरियस कोर्सेज। अगर आप जुडिशरी के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो वी हैव नीति फाउंडेशन बैच, जहां पे आपकी कंप्रिहेंसिव तैयारी कराई जाती है। इस बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। वी डू हैव अभियोजन फाउंडेशन बैच, अगर आप वेरियस एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, और एपीओ का ये हमारा फाउंडेशन बैच है जहां पे मल्टीपल स्टेट्स की एपीओ की तैयारी आपकी एक ही बैच में कराई जाती है, राइट। तो अभियोजन जो फाउंडेशन बैच है दैट इज फॉर एपीओ एस्पिरेंट्स जो एपीओ एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं। एंड वी ऑल आर अवेयर कि बहुत सारे स्टेट के एपीओ के जो आपके नोटिफिकेशन है वो आउट होने वाली हैं या हो चुकी हैं, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं अगर आप सीरियसली टारगेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को या किसी भी स्टेट एपीओ एग्जामिनेशन को। इन दोनों ही कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक में आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड यस, दिस इज आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज, जहां पे हम फ्री में नोट्स प्रोवाइड करूंगी मैं आपको, और मेरी क्लास के नोट्स आपको मिलने वाले हैं इस बैच में। ये बैच आपका एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना। व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको बस पीडब्ल्यू के ऐप को डाउनलोड करके सर्च करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे ही आप सर्च करोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको एक पूरा बैच मिल जाएगा जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और डाउनलोड कर सकते हैं सारे क्लास के नोट्स। आपको मेरे क्लास के लेक्चर्स भी वहां पे देखने को मिल जाएंगे ऐप में, अगर आप बाद में देखना चाहते हैं फॉर रिविजन पर्पस, राइट। एंड अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाके मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट करें, मेरे को सर्च करें मेरे नाम से, और आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ। नाउ जब भी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, बीट इट ऑफ एनी टॉपिक, हम हमेशा देखते हैं थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट हमें देखने को मिलता है कि कैसे कैसे क्या हुआ, एक सीक्वेंस हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको जो कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है और एग्जैक्टली टू द पॉइंट है, सो दैट आप पॉइंटर्स इजिली याद कर सकें, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद कि आपका यू ऑल माइट हैव रेड हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको पता होगा कि भैया एक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी, ठीक है। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बहुत सारे एक्ट्स आपके बने थे। तो सबसे पहला एक्ट बना ईस्ट इंडिया कंपनी में, दैट इज योर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब जो ये रेगुलेटिंग एक्ट है आपका 1773, इसके कुछ फीचर्स हैं। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, तो इस एक्ट में बेसिकली जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसके जो भी अफेयर्स हैं उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उन सब चीजों के बारे में आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में दिया हुआ था। अब यहां पे कहता है कि ये जो एक्ट है आपका, ये एक्ट आया कैसे, तो ये एक्ट आपका आया इन द बैकड्रॉप ऑफ अबॉलिशन ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल बाय वॉरेन हेस्टिंग।
तो जो डुअल गवर्नमेंट थी बंगाल की, उसको बेसिकली हटा दिया गया, उसको बेसिकली अबॉलिश कर दिया गया वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। उसके बाद बेसिकली आपका ये एक्ट बन के आया, ठीक है। नाउ दैट वाज फॉर्मेटेड, ये जो आपका डुअल गवर्नमेंट थी बंगाल की, इसको अबॉलिश किया गया। दैट वाज फॉर्मुलेटेड बाय रॉबर्ट क्लिव अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन द ईयर 1765। तो 1765 में आपका एक डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को फॉर्मुलेट किया था रॉबर्ट क्लिव ने, उसको अबॉलिश कर दिया वॉरेन हेस्टिंग ने, और उसको अबॉलिश करने के बाद ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में के अफेयर्स को कौन कंट्रोल करेगा, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां दे रखे हैं, तो वो दे रखे हैं आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। नाउ ब्रिटिश पार्लियामेंट को बेसिकली राइट दे दिया गया, ये अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला गया कि वो अब कानून बनाएगी, वो अब लॉज बनाएंगे इंडियन टेरिटरी पे को एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। तो फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आती थी, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट को राइट्स दे दिए कि भैया तुम इसके रिस्पेक्ट में कानून बनाओगे। नॉट ओनली दिस, यहां पे बेसिकली जो गवर्नर थे बंगाल के, ठीक है, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज बिकम सबऑर्डिनेट टू दी गवर्नर जनरल। और ये जो आपके मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे, उनको इनके सबऑर्डिनेट बना दिया, गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट बना दिया। अब गवर्नर जनरल के 4 मेंबर्स जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखे गए, ठीक है। तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई और उसमें जो है वो 4 मेंबर्स रखे गए, जिसमें आपके जो वॉरेन हेस्टिंग थे, उनको फर्स्ट गवर्नर चूज किया फॉर द टाइम पीरियड 1774 से लेके 1785 तक। तो यहां पे देखने को मिला कि भाई वॉरेन हेस्टिंग जो है वो पहले गवर्नर जनरल बनकर आए इस टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद इसी रेगुलेशन एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला जो है, इसमें ही बताया गया आपका कि भैया एक हमने सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया, ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया 1774 में, जहां पे चीफ जस्टिस थे, जो चीफ जस्टिस जो सबसे पहले चीफ जस्टिस थे वो थे आपके एलिजा इम्पे, ठीक है। इनको पहला चीफ जस्टिस बनाया गया और चीफ जस्टिस के साथ साथ 3 बाकी दूसरे जजेस थे, ठीक है। तो स्टैब्लिश कहां पे किया गया सुप्रीम कोर्ट? कलकत्ता में 1774 के अराउंड कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया। तो ये कुछ की फीचर्स थे आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। उसके बाद क्या हुआ आपका, 1773 के बाद एक पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। अब ये सब हो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया, सॉरी, इसने क्या किया कि जो भी उस कंपनी का कमर्शियल फंक्शन था उसको पॉलिटिकल से अलग कर दिया, ठीक है। तो इस पिट्स एक्ट में क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि कमर्शियल फंक्शन को पॉलिटिकल फंक्शन से अलग कर दिया गया। इनफैक्ट जो डायरेक्टर्स थे कोर्ट के, उनको अलॉट कर दिया गया कमर्शियल वर्क, ठीक है, कि भाई तुम जो है वो कमर्शियल वर्क करोगे। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसमें आपके टोटल 6 कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया कि तुम्हारा एक्सक्लूसिवली काम होगा पॉलिटिकल अफेयर्स को चेक करने का, ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल काउंसिल के थे, उन्होंने जो गवर्नर जनरल काउंसिल को रिड्यूस कर दिया गया टू 3 मेंबर्स, ठीक है। यानी कि जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसमें मेंबर ज्यादा थे, बट फिर उस मेंबर्स को रिड्यूस करके 3 पे ले आए। तो वो रिडक्शन भी आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ है, ठीक है। इतनी ही चीजें नहीं, इनफैक्ट इसके बाद आपका आता है, ये सीक्वेंस है कि सबसे पहले आया आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, देन कम्स योर पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, 1784। उसके बाद आपका आता है चार्टर एक्ट 1818। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक दूसरा एक्ट बनाया। अब इस एक्ट से डिप्राइव द ईस्ट इंडिया कंपनी टू इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो यहाँ पे इस एक्ट के तहत, इस चार्टर एक्ट के तहत जो है वो ट्रेडिंग शुरू हो गई आपकी चाइना के साथ, ठीक है, ट्रेड विद चाइना,
ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी मोनोपोली से, जो उसकी मोनोपोली चल रही थी ट्रेड में विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, वो उसको बेसिकली उनको डिप्राइव किया इस मोनोपोली से, एक्सेप्ट टी के रिस्पेक्ट में, और ट्रेडिंग हुई आपकी चाइना से। कंपनी वॉज आस्क्ड टू सेपरेट टेरिटोरियल रेवेन्यूज एंड कमर्शियल अकाउंट्स। तो यहाँ पे उनसे कहा गया कि भैया आपको सेपरेट हर एक टेरिटरी का सेपरेट रेवेन्यू बनाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में आपको जो है कमर्शियल अकाउंट्स को चेक करना पड़ेगा, वो भी आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे कंपनी से कहा गया कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1 लाख हर साल ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडिया, की भाई एजुकेशन की पर्पस के लिए, इंडिया के एजुकेशन में आपको हर साल 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे उस टाइम पे, ठीक है। इतना ही नहीं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको अलाउ किया गया कि वो देश में हमारे आके काम कर सकते हैं। तो चार्टर एक्ट 1813 से जो क्रिश्चियन मिशनरीज है ना, उनको कह दिया गया कि भाई आप हमारे देश में जो है काम कर सकते हैं। उसके बाद आया आपका चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। यहाँ पे चार्टर एक्ट 1813 है, उसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट को हम सेंट हेलिना एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, नोन एज सेंट हेलिना एक्ट, ठीक है। कमर्शियल फंक्शन जो थे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो बेसिकली ले लिए गए, ठीक है, मेकिंग इट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जो भी कमर्शियल फंक्शन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो ले लिया गया और उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। सारी लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी, ठीक है, सारी लेजिस्लेटिव पावर्स ब्रिटिश इंडिया की, वो ट्रांसफर कर दी गई गवर्नर जनरल को। तो इस एक्ट से ही जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर ब्रिटिश इंडिया के पास थी, वो बेसिकली ट्रांसफर किसको कर दी गई? गवर्नर जनरल को कर दी गई। और गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे, उनको पहला देश का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। तो ये जो गवर्नर थे उस टाइम पे बंगाल के, उनको देश का, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया। और उनका नाम क्या था फर्स्ट गवर्नर जनरल का? तो उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिए गए सिविल और मिलिट्री पावर्स। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर सारी ब्रिटिश इंडिया से ले ली गई और ट्रांसफर कर दी गई गवर्नर जनरल को। और जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे, उनको देश का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिनका नाम था विलियम बेंटिक, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे कहता है कि जो गवर्नर जनरल इंडिया के थे ना, उनको सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई, ठीक है। अब इतना ही नहीं, इसके अलावा 1833 में और क्या हुआ आपका चार्टर एक्ट 1833 में? तो इस एक्ट ने बेसिकली ये मैंडेट कर दिया, ये मैंडेटरी कर दिया कि कोई भी कानून, कोई भी लॉ जो देश में बनाया गया है, was to be put before British Parliament and was to be called an act legislate British colonization of India। तो यहाँ पे कहता है कि भाई इस एक्ट ने एक चीज मैंडेटरी कर दी कि कोई भी कानून हमारे देश इंडिया में बनाया जाएगा, इंडिया में अगर कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उसको पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तो जो लॉ मेंबर्स थे, ठीक है, लॉ मेंबर में लॉर्ड मैक्विले, ठीक है, वॉज एडेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल। और उनको लॉर्ड मैक्विले को, जो हमारे आपके एक तरीके से कह सकते हो जो लॉ मेंबर थे, उनको लॉ मेंबर बनाया गया और उनको ऐड कर दिया गया गवर्नर जनरल के काउंसिल में, ठीक है। तो इंडियन लॉ कमीशन को फिर फाइनली स्टैब्लिश किया गया अगले साल। तो 1833 चार्टर एक्ट हुआ, उसके अगले साल 1834 में बेसिकली देश में लॉ कमीशन बना। हमें ये पता लगा कि भैया जो आपका इंडियन लॉ कमीशन है, उसको स्टैब्लिश किया गया एक साल बाद 1834 में, और उसके पहले चेयरमैन बनकर आया आपके लॉर्ड मैक्विले, ठीक है। अब यहाँ पे इस लॉ कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो यहाँ पे लॉ कमीशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो भी आपके ये पीनल लॉज हैं, जो पनिशमेंट देते हैं, जो पीनल लॉज हैं, उनका कोडिफिकेशन हो, ठीक है, एक लेक्स लॉ की रिपोर्ट बनाई जाए। और इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, जो क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर्स हैं उनको भी कोडिफाई किया जाए, ठीक है। तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था आपका लॉ कमीशन का, जब 1837 में बनकर आई।
ठीक है। देन कम्स योर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही एक नया चार्टर, दैट इज चार्टर एक्ट 1853। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही जो 1853 वाला चार्टर एक्ट आया तो उसने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम खोल दिया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया ओपन कॉम्पिटिशन फॉर योर इंडियन सिविल सर्विसेज, जो अब यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, राइट। तो इंडियन सिविल सर्विस के लिए यहाँ पे एक ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया इस चार्टर के माध्यम से। जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन थी गवर्नर जनरल काउंसिल की, उसको बेसिकली सेपरेट कर दिया। तो जो गवर्नर जनरल काउंसिल में जो आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन था, एग्जीक्यूटिव फंक्शन था, उसको अलग अलग कर दिया। यहां पे वोट कास्ट करने का राइट दे दिया गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपके जो है जो वोट है वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी जो स्ट्रेंथ थी उसको बेसिकली कम कर दिया। और इसके साथ साथ इसी चार्टर में बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन द फॉर्म ऑफ 4 एसोसिएट्स फ्रॉम बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। और यहां पे इस चार्टर एक्ट 1853 ने इंट्रोड्यूस किया कि भैया लोकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। और हुआ भी कि भाई बंगाल से 4 एसोसिएट और वेस्ट प्रोविंसेस से बेसिकली आपके 4 एसोसिएट्स को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया गया। उसके बाद आपकी दूसरी लॉ कमीशन को अपॉइंट किया ब्रिटेन में 29 नवंबर 1853 में। अब ये सेकेंड लॉ कमीशन जो अपॉइंट करी गई ब्रिटेन में, इसको अपॉइंट किस पर्पस के लिए किया गया? इसको बेसिकली अपॉइंट किया गया एग्जामिन करने के लिए और कंसिडर करने के लिए जो भी रिकमेंडेशंस फर्स्ट लॉ कमीशन ने बनाई है ना, तो उस फर्स्ट लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन को इवैल्यूएट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, कंसिडर करने के लिए आपकी एक सेकेंड लॉ कमीशन बनाई गई ब्रिटेन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फर्स्ट लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी थी किसके लिए? लीगल रिफॉर्म्स के लिए, कि भाई देश में जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए, लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसकी रिकमेंडेशंस को एग्जामिन करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, कंसिडर करने के लिए आपकी ये सेकेंड लॉ कमीशन को बनाया गया, ठीक है। इन सारे चार्टर एक्ट के बाद फाइनली एक एक्ट आपका आता है जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब यहां पे इस एक्ट को बनाने के बाद जो पावर थी आपकी इंडियन गवर्नमेंट की, ट्रांसफर कर दी गई पावर इंडियन गवर्नमेंट की ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश को। तो इस वाले एक्ट के तहत ही बेसिकली आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से जितनी भी आपकी इंडियन गवर्नमेंट की पावर्स थी ना, वो ब्रिटिश को हैंड ओवर कर दी गई, ट्रांसफर कर दी गई, ठीक है। और इंडिया वॉज मेड अ डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है। डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी जो है वो बन गया इंडिया हमारा अब, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पिक्चर से बाहर हो गई। नाउ गवर्नर जनरल वॉज डेजिग्नेटेड एज वॉइस रॉय, और पहले वॉइस रॉय बने हमारे इस एक्ट में, दैट वाज योर लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब यहां पे एक सेक्रेटरी बनाई गई विद 15 मेंबर काउंसिल टू असिस्ट हिम हु वाज द ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर। तो एक सेक्रेटरी, उस सेक्रेटरी के साथ 15 लोग और जो बेसिकली उस सेक्रेटरी को असिस्ट करते थे। और वो सेक्रेटरी कौन था? वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, ठीक है। नाउ इस पर्टिकुलर एक्ट ने अबॉलिश कर दिया डबल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। तो हुआ क्या कि आपका इस एक्ट ने, जो पिट्स इंडिया एक्ट ने डबल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था ना, उसको बेसिकली अबॉलिश कर दिया। नॉट ओनली दिस, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी उसको भी यहां पे खत्म कर दिया गया इस चार्टर एक्ट द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब इंडियन काउंसिल एक्ट जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बना। देखो यहां पे जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पिक्चर से खत्म हो गई। उसके बाद आता है आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में सारी पावर ट्रांसफर कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ये एक्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर। उसके बाद आपका आता है इंडियन काउंसिल एक्ट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाया गया।
अब इसने क्या किया, ये एक्ट लाते, जैसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लाए, तो उसने बेसिकली जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी मद्रास और बॉम्बे की, उसको रिवाइव कर दी, उसको बेसिकली रीस्टोर कर दिया, और गवर्नर जनरल को जो है राइट दे दिया एक एब्सोल्यूट वीटो का। तो उसके पास वीटो पावर आ गई, और वो जो गवर्नर जनरल है अब ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है इस एक्ट के तहत। नॉट ओनली दिस, इंडियन को जो है एंट्री दे दी गई आपकी वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो पहले क्या था, इंडियन की तो कोई एंट्री नहीं थी, धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडियन को वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर बेसिकली आपकी एंट्री मिलने लगी। और इस एक्ट के तहत जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया आपका पोर्टफोलियो सिस्टम, लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट सिस्टम। तो जो कैबिनेट सिस्टम है ना, उसका फाउंडेशन बेसिकली लॉर्ड कैनिंग ने रखा, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करके। इतना ही नहीं, यहां पे लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया आपका 3 इंडियन को काउंसिल में इन 1862 एज राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस, और महाराज ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर रॉय को, इन 3 लोगों को नॉमिनेट भी किया लॉर्ड कैनिंग ने इस काउंसिल में। ठीक है, तो जो ये काउंसिल थी उसमें फिर इंडियन आपके उनको एंट्री मिल गई एक तरीके से। अब क्या हुआ, उसके बाद आता है आपका इंडियन काउंसिल 1892। इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो वॉइस रॉय आपका जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, उसको बढ़ा दिया गया, और लेजिस्लेटिव काउंसिल अब बेसिकली सवाल पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से, और इतना ही नहीं, चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं बजट को, बट कोई भी वोटिंग राइट्स ग्रांट नहीं किए थे। वोट करने का अधिकार यहां पे अभी नहीं मिला था, बस इतना था कि भाई आप काउंसिल में सवाल पूछ सकते हो एग्जीक्यूटिव से, बजट को डिस्कस कर सकते हो, वोट कास्ट करने का भी राइट नहीं था। तो यही से आपका जो प्रिंसिपल है इनडायरेक्ट इलेक्शन का, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार काउंसिल एक्ट 1892, जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट है, उससे ही इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन के प्रिंसिपल को। उसके बाद आता आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब 1909 वाले एक्ट में क्या हुआ इंडियन काउंसिल के, जिसको आप मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के नाम से भी जानते हो, ठीक है, नोन एज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। अब यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी साइज को सेंटर पे और प्रोविंसेस पे बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल्स कर दिए गए मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, उस सेपरेट इलेक्टोरल मुस्लिम के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इलेक्शन को पहली दफा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट के माध्यम से ही। इसके अलावा इंडियंस को अलाउ किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है, उनको अलाउ किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जिसमें हमें देखने को मिला कि सत्येंद्र सिन्हा जी जो थे, वो उनको फर्स्ट टाइम अपॉइंट किया गया था एज लॉ मिनिस्टर, एज लॉ मिनिस्टर। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, यहां पे काउंसिल को ये राइट दे दिया कि वो बेसिकली इंपॉर्टेंट जो मेन रेजोल्यूशंस हैं उनको मूव कर सकते हैं, जो मेन रेजोल्यूशंस आपके बजट पे हैं उसको मूव कर सकते हैं, और इनफैक्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। एंड दैट इज वाई जो लॉर्ड मिंटो थे ना, उनको रिगार्ड किया गया, और इनको हम आज भी जानते हैं एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल इन इंडिया, क्योंकि इस एक्ट के तहत ही बेसिकली आपके जो मुस्लिम्स हैं उनको सेपरेटली जो है वो मिला, सेपरेट इलेक्टोरल का जो है वो राइट मिला यहाँ पे, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, देन कम्स योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्ट। इस एक्ट में ये जो एक्ट हुआ, ये एक्ट बना क्यों, क्योंकि जो भी आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी इन द ईयर 1930 से 32 के बीच में, उसका नतीजा है आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसने डायरकी को अबॉलिश कर दिया प्रोविंसेस पे और इंट्रोड्यूस इन सेंटर। एट द सेम टाइम जो ऑल इंडिया फेडरेशन है उसको लेट डाउन किया इस एक्ट के तहत। इतना ही नहीं, जो लेजिस्लेटिव पावर है उसका डिवीजन किया गया, यूनियन और प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव पावर उसका डिवीजन किया गया। बाई कैमरल लेजिस्लेशन 6 प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका एक तरीके से एक एक्ट
जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ले जाता है, दैट इज योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहां पे हमें देखने को मिला कि दैट दिस एक्ट वाज द रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस जो आपकी हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आपकी लंदन में हुई थी इन द ईयर 1930 से 32 के बीच में, ठीक है। अब ड्यूरिंग 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बेस्ड ऑन साइमन कमीशन रिपोर्ट ये एक्ट आपका बनकर आया। द लॉन्गेस्ट एक्ट जो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया है विद 321 सेक्शंस, द शेड्यूल, इसको बेसिकली इफेक्ट में लेकर आए 1 अप्रैल 1937 में, ठीक है। अब यहां पे कहां से ये एक्ट, इसका आधार क्या था, बेस क्या था? तो जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी वो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के डिस्कशंस थे वो, जो व्हाइट पेपर ऑफ 1933 था वो, और इनफैक्ट जो रिपोर्ट आई थी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की, उसके बेसिस पे बेसिकली आपका ये एक्ट जो है बन के आया। अगर हम फीचर्स की बात करें कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अमेजिंग फीचर्स क्या हैं, तो फेडरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, फेडरल असेंबली बनाई गई, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, 3 लिस्ट आपके फेडरल जिसमें 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल जिसमें 54 आइटम्स थे, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें 32 आइटम्स थे, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और साथ में प्रिंसली स्टेट्स, तो एक तरीके से ऑल इंडिया फेडरेशन हुआ, ठीक है। इसके अलावा बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया इस एक्ट के तहत। नॉट ओनली दिस, फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया दिल्ली में, ठीक है, विद चीफ जस्टिस मैक्सिमम, और चीफ जस्टिस का 6 और जजेस मैक्सिमम थे उसमें। एक्सटेंड किया गया सेपरेट इलेक्टोरल फॉर एंग्लो इंडियन क्रिश्चियंस एंड वुमेन, और इसके अलावा सिंध वॉज कार्व्ड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बिहार एंड उड़ीसा वर सेपरेटेड फ्रॉम बिहार प्रोविंसेस, बुरमा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड इडन वॉज सेट अप एज अ क्राउन कॉलोनी, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुए। इतना ही नहीं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको फाउंड किया गया ऑन द 1 अप्रैल 1935 टू मैनेज इंडियाज करेंसी एंड क्रेडिट। तो हमारे देश इंडिया की करेंसी और क्रेडिट को मैनेज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पहली बार बनाया गया, सेटअप किया गया 1 अप्रैल 1935 को। और यहाँ पे जो फेडरल प्रोविंशियल ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन थे उसको स्टैब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ये कुछ अमेजिंग की फीचर्स हैं जिनको जो है इस एक्ट से लेकर आए। देन उसके बाद आपका ये सब कुछ आपका हो रहा था, यहाँ पे देखोगे अगर, तो ये सारे एक्ट हमने देखे कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ईस्ट इंडिया कंपनी में ये सारे एक्ट्स बनाए गए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है दैट इज योर अगस्त ऑफर 1940। अब यहाँ पे प्रपोजल रखा लिंथगाओ, जो उस टाइम के लॉर्ड लिन लिथगो, जो उस टाइम की वॉइसरॉय थे, उन्होंने स्टैब्लिश किया एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑन द डोमिनेंट मॉडल एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यहाँ पे एक डोमिनेंट मॉडल पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अधिकार दिए गए इंडियंस को कि भैया वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है, एंड उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया, ठीक है। इतना ही नहीं, यहाँ पे इस अगस्त ऑफर के बाद आपका आया क्रिप्स मिशन, जहां पे प्रपोजल रखा गया फॉर इंडियन यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, कि भैया हमको जो है एक इंडियन यूनियन बनाना पड़ेगा, उसमें सारे आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट्स होंगे, और डोमिनेंट स्टेटस ऑफ इंडिया की डिमांड करी गई यहाँ पे स्क्रिप्स मिशन में, ठीक है। उसके बाद आया आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। तो मेजर ऑब्जेक्टिव इस कैबिनेट मिशन प्लान का था कि फैसिलिटेट करना एक पीसफुल ट्रांसफर, कि भैया पावर जो है वो पीसफुली ट्रांसफर हो जाए इंडिया में, और सजेस्ट करना मेजर्स, बहुत तरीके की मेजर्स, स्टेप्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मशीनरी, कि भाई कैसे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, क्योंकि राइट तो दे दिया था इंडियंस को कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया, तो अब कैसे बनाया जाएगा, वी आर मूविंग टूवर्ड्स मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो फिर यूनियन ऑफ इंडिया कंप्राइजिंग इंडियन ब्रिटिश इंडिया और साथ में प्रिंसली स्टेट को कंबाइन करके आपका एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाया गया, जहां पे इस कैबिनेट मिशन में प्रपोजल रखा गया और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस को पहली बार हेल्ड किया इन द ईयर जुलाई 1946। नॉट ओनली दिस, जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट है 1947 में, उसमें जो एटली डिक्लेरेशन है
उस डिक्लेरेशन में जो ब्रिटिश पीएम एटली है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल विल एंड इंडिया, वो खत्म हो जाएगा हमारे देश से, इंडिया से खत्म हो जाएगा 30 जून 1948 को। माउंटबेटन प्लान आया उसके बाद 3 जून 1947 में, जहां पे बेसिकली एक प्लान रखा गया, यूनाइटेड हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, जो जिसको बेसिकली एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, जो पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ऑन जुलाई 5 1947, और उसको रॉयल एसेंट रिसीव हुई ऑन 18 जुलाई 1947। ठीक है, अगर हम कुछ की फीचर्स की बात करें कि इनके मेन फीचर क्या हैं, तो यहाँ पे इस एक्ट ने बेसिकली अबॉलिश कर दिया एम्पेरर का टाइटल इंडिया से। ठीक है, फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन, इंडिया और पाकिस्तान टू बी टू इंडिपेंडेंट डोमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू 15 अगस्त की भाई दो अलग अलग कंट्रीज होंगी आपकी, और डिक्लेयर कर दिया इंडिया एज सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट कंट्री कि भाई इंडिया अब सोवरेन और इंडिपेंडेंट कंट्री होगा। पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो भी पोस्ट थी आपकी सेक्रेटरी की स्टेट के लिए फॉर इंडिया, उसको अबॉलिश कर दिया गया एंड टेकन ओवर बाय द सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, डिक्लेयर्ड लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामोंटेसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, उनकी जो आपकी पैरामोंटेसी थी उसको अबॉलिश कर दिया, उसको हटा दिया। ठीक है, और एट द सेम टाइम अथॉरिटी ग्रांट कर दी टू ज्वाइन ईदर द डोमिनेंट और रिमेन इंडिपेंडेंट, कि आप डोमिनेंट स्टेट को ज्वाइन कर सकते हो या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हो। ईच डोमिनेंट टू हैव अ गवर्नर, हर एक डोमिनेंट का बेसिकली गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, जो अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश मोनार्क द्वारा। मीन्स वाइल अबॉलिशिंग ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉइसरॉय के ऑफिस थे उसको बेसिकली अबॉलिश कर दिया गया। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी दोनों ही कंट्रीज की, डोमिनेंट वर फ्री टू अडॉप्ट एनी लॉ, वो कोई भी लॉ अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी टेरिटरी के लिए। ठीक है, वो रिपील कर सकते हैं कोई भी लॉ जो बनाया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे ये छूट दी गई थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर था। जो गवर्नेंस था दोनों का, ठीक है, गवर्नेंस दोनों का, डोमिनेंस का, टू बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसका डोमिनेंस जो है वो कैरी, उसका कैसे कैरी हो रहा था, किस एक्ट को फॉलो करके कैरी हो रहा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कैरी हो रहा था। और रैडक्लिफ मिशन जो है वो अपॉइंट किया गया था ड्रॉ करने के लिए बाउंड्रीज बिटवीन योर इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया की बाउंड्री क्या होगी, पाकिस्तान की बाउंड्री क्या होगी, उसको डिमार्केशन के लिए एक रैडक्लिफ कमीशन को बेसिकली अपॉइंट किया गया था ना। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये कुछ मेन फीचर्स थे आपके, और इस तरह हम जो है मूव करें आगे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन पे। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कैसे फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, नेचर क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, किस तरीके से हमने एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, राइट, कितने दिन बने, उसकी सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में कैरी करेंगे, मतलब कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और हम उसको कवर करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सारे एक्ट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन से एक्ट्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में कौन से एक्ट थे, उसके की फीचर्स क्या थे, वो मैंने आपको आज की क्लास में एक्सप्लेन किए। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ टॉपिक, और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। बी रेगुलर, 7 से 8 आपकी ये क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे। तो यहाँ पे अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो मंडे टू फ्राइडे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। 7 से 8 डेली आपकी यहाँ पे ये क्लास होने वाली है, और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, जो मैंने आपके साथ साझा किया था क्लास के स्टार्टिंग में, और आप चेकआउट कर सकते हैं PW का ऐप फॉर अदर फर्दर डिटेल्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द सेशन। सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।